हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, मैं काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरा आरआरबी जेई में सिलेक्शन हो चुका है और मैंने साउथ ईस्टर्न रेलवे ज्वाइन कर ली है। अभी मेरी ट्रेनिंग चल रही है, इसलिए मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था। अब चूंकि एसएससी जेई 2019 के एग्ज़ाम्स का डेट आ चुके हैं तो यह वीडियो बनाना अनिवार्य था। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एसएससी जेई द्वारा 26/9/2019 को इवनिंग शिफ्ट में पूछे गए इलेक्ट्रिकल क्वेश्चंस। इस वीडियो में शुरू के 50 क्वेश्चंस होंगे और बाकी 50 क्वेश्चंस हम पार्ट 2 में देखेंगे। फ्रेंड्स, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा और साथ ही दोस्तों, इससे पहले जो पेपर्स पूछे गए थे उनकी वीडियोज़ भी मैं बना चुका हूँ, उनका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, under no load conditions in transmission lines, the receiving end voltage is greater than the sending end voltage. This effect is called, तो इसे हम फेरेंटी इफेक्ट कहते हैं। देखिए, जो भी ट्रांसमिशन लाइन होते हैं वो जब लाइटली लोड या फिर नो लोड होते हैं तो उनमें चार्जिंग करंट फ्लो होता है। ये चार्जिंग करंट क्यों फ्लो होता है? ये फ्रेंड्स जो ट्रांसमिशन लाइंस होते हैं उनके बीच कैपेसिटेंस फॉर्म करता है और उसी के कारण चार्जिंग करंट फ्लो करता है। अब देखिए, जब चार्जिंग करंट फ्लो करता है तो जो सेल्फ इंडक्टिव ईएमएफ है वो जनरेट होता है और उसके कारण जो रिसीविंग एंड का वोल्टेज होता है वह बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 4 स्टेटमेंट आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। तो देखिए, यहाँ पे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं, आपको उनमें से सही स्टेटमेंट चुनना है। तो गेट्स के बारे में आपको मैं बता दूँ, गेट्स मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहला जो होता है वह उन्हें हम बेसिक गेट्स कहते हैं। बेसिक गेट्स 3 होते हैं, एंड, और नॉट गेट। ये 3 जो गेट हैं ये बेसिक गेट होते हैं, एंड, और ये अब नॉट गेट। इसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट्स। तो देखिए, यूनिवर्सल गेट्स जो होते हैं वह भी 2 होते हैं, वो हैं नैंड और नॉर। यानी कि नैंड और नॉर गेट जो है ये यूनिवर्सल गेट हैं और इनको छोड़कर बाकी जितने सारे भी गेट्स हैं वे सारे डिराइव्ड गेट्स होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे जो दूसरा ऑप्शन होगा वह सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, द टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल फेज सीक्वेंस इन अ 3 फेज एसी सिस्टम इज। तो देखिए, जो फेज सीक्वेंस होता है इसी सिस्टम में मेनली 2 ही होता है, या तो RYB होगा या फिर RBY होगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ अ जीरो सेंटर्ड वोल्ट मीटर हैज अ स्केल फ्रॉम -5 वोल्ट टू +5 वोल्ट, देन द स्पैन ऑफ इट इज। तो देखिए, स्पैन क्या होता है? स्पैन होता है जो मैक्सिमम जो इंडिकेटिंग जो डिवाइस है आपका, जो पॉइंटर है, वह मैक्सिमम कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है। तो चूंकि वह -5 टू +5 ट्रेवल करता है तो टोटल कितना हो जाएगा हमारे पास? स्पैन -5 और +5 के बीच डिफरेंस कितना है? 10 का है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 5, 4 रिलेशंस हैव बीन गिवन, सिलेक्ट द करेक्ट रिलेशन। तो देखिए, एज पर जो ओम्स लॉ होता है, ओम्स लॉ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, वो होता है फ्लक्स इज इक्वल्स टू होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। तो देखिए, अब क्या हो जाएगा, यहाँ से हम कह सकते हैं कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एमएमएफ बाय रिलक्टेंस हो गया। मैंने आपको बताया कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स होता है एमएमएफ बाय रिलक्टेंस। अब देखिए, रिलक्टेंस इक्वल्स टू होता है 1 बाई परमियंस, यानी कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू अब हो जाएगा एमएमएफ इंटू परमियंस। अब देखिए, अब एमएमएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? एमएमएफ इज इक्वल्स टू हो जाएगा फ्लक्स बाई परमियंस। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऑक्सीजन इज एन डैश गैस। तो ये आपको याद रखना होगा, ऑक्सीजन जो होता है वह पैरामैग्नेटिक गैस होता है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ 2 इम्पीडेंसेस आर गिवन एज Z1 इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड Z2 इक्वल टू 30 डिग्री, देन Z1 बाई Z2 इज इक्वल्स टू। देखिए, अगर वेक्टर क्वांटिटी पोलर फॉर्म में होते हैं तो इन्हें मल्टीप्लाई करना या डिवाइड करना आसान होता है, और अगर ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में होते हैं
तो इनको ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना आसान होता है। तो यहाँ देखिए जो वेक्टर हैं वह पोलर फॉर्म में है और डिवाइड करना है तो यह आसानी से हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या होगा, Z1 के जो मैग्नीट्यूड को हम Z2 के मैग्नीट्यूड से डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो Z1 हमारे पास क्या है, यहाँ पर 20 है, तो पहले मैग्नीट्यूड निकालते हैं, 20 डिवाइडेड बाई 5 कर देंगे तो ये हमारे पास 4 आ गया। ये हमारा आ गया मैग्नीट्यूड। अब देखिए एंगल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, Z2 के एंगल से Z1 के एंगल से हम Z2 को माइनस कर देंगे। तो Z1 का एंगल हमारे पास कितना है 60 और Z2 का है 30। 60 माइनस 30 इज इक्वल्स टू हो गया 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 40 एंगल 30। तो ऑप्शन 3 हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। तो देखिए ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है कि फेरेंटी इफेक्ट होता है, स्किन इफेक्ट होता है, प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट होता है। जो नहीं होता वो हो जाएगा स्ट्रोबोस्कोपिक इफेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, द टाइप ऑफ डैम्पिंग यूज्ड फॉर मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट इज। तो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट में जो डैम्पिंग यूज़ करते हैं वह होता है एयर फ्रिक्शन डैम्पिंग। क्वेश्चन नंबर 10, द फंक्शन ऑफ कंपनसेशन वाइंडिंग इन एसी सीरीज मोटर इज टू। देखिए एसी सीरीज मोटर में ये यूज होता है रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ आर्मेचर रिएक्शन। देखिए आर्मेचर रिएक्शन के कारण जो नेट वर्किंग फ्लक्स होता है किसी भी मशीन के अंदर वह कम हो जाता है, इसलिए इसको कंपनसेट करने के लिए हम कंपनसेटिंग वाइंडिंग यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, while estimating the overhead lines, if the number of poles required are 14, then what is the estimated number of earth set required। देखिए फ्रेंड्स, फ़िलहाल ये क्वेश्चन मेरे लिए भी नया है। अगर आपको इसके बारे में कुछ भी पता हो तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। क्वेश्चन नंबर 12, observe the given figure, the maximum power to the load is RL is equals to। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी सर्किट में मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र तब होता है जब सोर्स इम्पीडेंस लोड इम्पीडेंस के बराबर होता है। तो यहाँ रेजिस्टेंस है इसलिए RL इज इक्वल्स टू RI हो जाएगा। लोड का जो रेजिस्टेंस है यहाँ पे, जो लोड RL जब RI के जो मेरा इंटरनल रेजिस्टेंस है RI और लोड रेजिस्टेंस बराबर होना चाहिए तब मेरा मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा RI। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इफ़ V इज़ वोल्टेज फेज एंड I इज़ करंट फेज देन VI रिप्रेजेंट। तो देखिए VI आपको सभी को पता है कि वह अपरेंट पावर होता है। सिमिलरली अगर VI cos फाई होगा तो एक्टिव पावर होगा और VI sin फाई हो जाएगा रिएक्टिव पावर। क्वेश्चन नंबर 14, लोअर एफिशिएंसी लोअर पावर फैक्टर आर द फीचर्स ऑफ विच फॉलोइंग मोटर्स। तो ये सब देखिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के ये सारे फीचर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 15, both main winding and auxiliary winding of a single phase induction motor is placed on the। तो ये दोनों ही वाइंडिंग स्टेटर में प्लेस्ड होते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर्स में। क्वेश्चन नंबर 16, द कैंडल पावर ऑफ अ लैम्प प्लेस्ड नॉर्मल टू अ वर्किंग प्लेन इज 60 CP। CP मतलब कैंडल पावर। फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स। तो यहाँ पे इल्यूमिनेशन दिया हुआ है 15 लक्स, हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए कहा गया है। देखिए कैंडल पावर क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। किसी एक डायरेक्शन में पर सॉलिड एंगल रेडिएट किया गया ल्यूमेंस को हम कैंडल पावर कहते हैं। और देखिए जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होता है वह ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन से डिनोट किया जाता है। उसका यूनिट होता है ल्यूमेंस पर स्टेरेडियन। चूँकि यहाँ लैम्प और वर्किंग प्लेन नॉर्मल है यानी कि दोनों परपेंडिकुलर हैं, इसलिए ल्यूमिनस इंटेंसिटी इज इक्वल्स टू कैंडल पावर हो जाएगा। अब देखिए यानी कि हमारे पास I इज इक्वल्स टू अब हमारे पास हो गया 60 CP।
क्योंकि दोनों यहाँ पे परपेंडिकुलर हैं। तो I इज इक्वल्स टू हो गया 60 CP। अब देखिए एज पर फर्स्ट लॉ ऑफ इल्यूमिनेशन हमें क्या पता है, E इज इक्वल्स टू होता है E इज इक्वल्स टू I बाई डी स्क्वायर। E इज इक्वल्स टू I बाई डी स्क्वायर होता है, यानी कि E हमारे पास कितना गिवन है 15 लक्स, यानी कि 15 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई डी स्क्वायर। तो यहाँ से D हमारा निकल जाएगा 2, यानी कि 2 मीटर इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। इफ एन अल्टरनेटर इन एन अल्टरनेटर इफ अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री देन फाइंड द पिच फैक्टर। तो पिच फैक्टर क्या होता है, पिच फैक्टर इक्वल्स टू होता है कॉस अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर अल्फा हमारे पास गिवन है 60 डिग्री, यानी कि कॉस 30। तो कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 और वही हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ ए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर। तो देखिए 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का एक फीचर है कि कोई स्टार्टिंग टॉर्क नहीं होता है, इसलिए ये मोटर जो है सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होता है। इसे स्टार्ट करने के लिए हम पोनी मोटर यूज़ करते हैं या फिर स्टार्टिंग वाइंडिंग अलग से हमें उसमें इंस्टॉल करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सिंगल फेज कम्यूटेटर मोटर्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा यूनिवर्सल मोटर्स। क्वेश्चन नंबर 20, ऑब्जर्व द गिवन नेटवर्क एंड आंसर द क्वेश्चन द पोटेंशियल एट ए इज इक्वल्स टू। तो हमें यहाँ पे पोटेंशियल एट ए पूछा गया है। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, नोडल एनालिसिस वाला तरीका यूज़ करेंगे। पॉइंट बी को हम 0 या फिर ग्राउंड पोटेंशियल मान लेते हैं और फिर हमें सिंपली 2 इक्वेशन मिल जाएंगे और जो इक्वेशन मिलेंगे वह E1 माइनस IR1 और I3R3, ये 2 हमें इक्वेशन मिल जाएंगे यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। इन सेलिएंट पोल ऑफ द फेज सिंक्रोनस मशीन द रोटर विल हैव। तो देखिए जो सेलिएंट पोल मशीन्स होते हैं उसमें लार्जर डायमीटर और शॉर्टर एक्सियल लेंथ होता है। और अगर सिलिंड्रिकल रोटर होते तो उसमें क्या होता है, इसका ठीक उल्टा होता, ये आपको याद रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 22, फॉर अ 3 फेज इंडक्शन मोटर स्लिप एट नो लोड डिवाइड बाई स्लिप एट फुल लोड इज, क्या होगा, ये ऑलवेज लेस देन 1 होगा। देखिए क्योंकि जब मोटर नो लोड में रन करता है तो स्लिप ऑलमोस्ट इक्वल टू 0 होता है, और जैसे जैसे हम लोड बढ़ाते हैं तो यह इंक्रीज़ करता जाता है और फुल लोड में स्लिप मैक्सिमम होता है। इसलिए नो लोड स्लिप फुल लोड स्लिप से हमेशा छोटा रहता है। इस चीज़ का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। While estimating domestic wiring cost, if the length of PVC conduit required is 62 meters, then what is the length of cable required? देखिए यहाँ पे हमारे पास कंड्यूट का लेंथ दिया हुआ है डोमेस्टिक वायरिंग में 62 मीटर्स, तो वायर का लेंथ कितना रिक्वायर्ड होगा पूछा गया है। तो मेरे हिसाब से इसमें 124 होना चाहिए, क्योंकि डोमेस्टिक वायरिंग में अगर हम एक डिवाइस भी लगाते हैं तो कम से कम 2 केबल तो चाहिए, फेज़ और न्यूट्रल। तो जितना लेंथ हमारा पीवीसी कंड्यूट का उसका ऑलमोस्ट डबल होना ही चाहिए, लेकिन इन्होंने सही आंसर ऑप्शन 3 दिया है, बट मेरे हिसाब से 124 मीटर्स होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं इस बारे में ज़रूर हमें कमेंट सेक्शन पर लिख के बताएं। क्वेश्चन नंबर 24, इन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन द स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन इज मेजर्ड इन। तो ये आपको याद रखना होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा वाट आवर पर टन किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी बेस्ट। वोल्टेज रेगुलेशन इज कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट फॉर ट्रांसमिशन लाइंस। तो देखिए वोल्टेज रेगुलेशन जितना कम रहे उतना अच्छा माना जाता है, और जनरली यह 2% के आसपास होता है ट्रांसमिशन लाइंस के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 26, अ कॉइल ऑफ 360 turns is linked by a flux of
200 microweber. What is the flux? If the flux is reversed in 0.01 second, then find the EMF induced in the coil. तो यहाँ पे हमें EMF पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पर EMF इंड्यूस का फॉर्मूला तो आप सभी को पता ही होगा कि E इज इक्वल्स टू होता है -N d∅dt। अब देखिए फ्लक्स जो है यहाँ पर 0.01 सेकंड में रिवर्स हो रहा है, यानी कि जैसे कि अगर ये हमारा फ्लक्स है रिवर्स, देखिए अगर हम इस पॉइंट सपोज यहाँ से हम कंसिडर करते हैं एक डायरेक्शन पे यह जा रहा है, तो यहाँ पे वो रिवर्स हो रहा है। तो ये पूरा एक साइकिल को मतलब रिवर्स होने में उसको जो टाइम लग रहा है वह लग रहा है 0.01, यानी कि मैक्स टू मिन वह कितना में जा रहा है 0.1 में जा रहा है। यानी कि जो टोटल चेंज हमारे पास कितना हो रहा है 0.01 सेकंड में, वह हो रहा है ये कितना है 200 और ये है -200। तो टोटल 400 माइक्रोवेवर वह चेंज कर रहा है 0.01 सेकंड में। तो अब हम ये सारे वैल्यूज़ को फॉर्मूला में पुट करेंगे। हमारे पास E इज इक्वल्स टू N d∅dt। तो देखिए d∅ हमें अभी कितना निकाला, d∅ 200 -200 दैट इज हो जाएगा हमारे पास 400। और टाइम कितना है 0.01। और देखिए n का वैल्यू यहाँ पे गिवन है 360 × 360। ये 400 जो है यह आपका माइक्रो वेबर है, इसलिए यहाँ 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसे सॉल्व करने के बाद जो हमारे पास वैल्यू आएगा वह आएगा 14.4 वोल्ट, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्रीपिंग इज अ टर्म रिलेटेड टू डैश इंस्ट्रूमेंट। तो देखिए क्रीपिंग जो है यह इंडक्शन टाइप इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है। ये क्या होता है, देखिए जो भी इंडक्शन टाइप मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनमें एक एल्युमिनियम डिस्क होता है, और जब हम उसके प्रेशर कॉइल में वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट कॉइल में बिना करंट के ही यह धीरे धीरे घूमने लगता है। इसी को हम क्रीपिंग कहते हैं, क्रीपिंग इफेक्ट। अब ये जो घूमने लगता है इसके कारण क्या होता है कि इंडक्शन टाइप मीटर में अगर वह कंटिन्यू घूमता रहेगा तो क्या होगा, जो उसमें जो डिस्क के साथ जो पॉइंटर लगा होगा वह ऐड होता जाएगा, और हमारे पास जो एक फेक रीडिंग आएगा कि हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसको रोकने के लिए जो डिस्क होता है उसको रोटेशन से रोकने के लिए उसमें 2 छोटे छोटे होल किए जाते हैं, और ये दोनों होल जो होते हैं वो डायमेट्रिकली ऑपोजिट होते हैं ताकि क्रीपिंग ना हो। अच्छा, अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। द चेंज इन DC एक्साइटेशन ऑफ ए सिंक्रोनस मोटर विल ऑल्सो चेंज द। तो देखिए सिंक्रोनस मोटर में अगर हम एक्साइटेशन चेंज करते हैं तो उसका पावर फैक्टर भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर हम DC एक्साइटेशन को बढ़ाते हैं तो पावर फैक्टर क्या होगा, लैगिंग से लीडिंग की ओर जाने लगेगा, और उसका अगर हम पावर और एक्साइटेशन को कम करेंगे तो पावर फैक्टर लीडिंग से लैगिंग की ओर आने लगेगा। इसी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं हम जब सिंक्रोनस मोटर को फेज एडवांसर के रूप में यूज़ करते हैं, या फिर पावर फैक्टर करेक्शन में जब इसको यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग कंडक्टर लेइंग पैरेलल टू अ मैग्नेटिक फील्ड इज। तो ये होता है BIL sin थीटा, और इसे हम लॉरेंज लॉ ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। अ ट्रांसफार्मर इज यूजुअली माउंटेड ऑन अ पोल ऑफ प्लिंथ। प्लिंथ क्या होता है, प्लिंथ एक तरह का चबूतरा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। क्वेश्चन नंबर 31। द कंडक्टर टाइड बिटवीन 2 सपोर्ट्स टेक द शेप ऑफ ए कैटनरी ड्यू टू। देखिए कैटनरी और जो सैग वो दोनों सिमिलर टाइप के ही वर्ड हैं। कैटनरी ये यूज़ होता है ट्रांसमिशन ट्रैक्शन में, रेलवे के जो रेलवे में आप देखेंगे पटरी के ऊपर में केबल होते हैं जिनसे
जो करंट फ्लो करता है, उसमें दो केबल होते हैं, एक आपका स्ट्रेट होता है और उसके ऊपर में देखिएगा एक ऐसा बैंड शेप में केबल रहता है और बहुत सारे कनेक्टर ऐसे कनेक्ट होते हैं। तो जो ऊपर वाला वायर होता है इसे हम कैटनरी वायर कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सैग। क्वेश्चन नंबर 32, द टॉर्क एंगल ऑफ ए 3-फेज सिंक्रोनस मोटर डिपेंड्स ऑन इट्स, इसका सही आंसर हो जाएगा लोड। क्वेश्चन नंबर 33, द इनपुट ऑफ ए कंडेंसर इन ए स्टीम पावर प्लांट कम्स फ्रॉम एन, ये आपका टरबाइन से आता है इनपुट। क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग लैम्प्स इज यूज्ड एज ए साइन और एन इंडिकेटर लैम्प, तो देखिए इसमें जो यूज़ करते हैं वह हम यूज़ करते हैं नियॉन लैम्प। क्वेश्चन नंबर 35, इफ़ ए ट्रांसफार्मर हैज़ N1 to N2 इक्वल्स टू 1:1 देन द ट्रांसफार्मर इज एन, देखिए जब भी ट्रांसफार्मर का जो टर्न रेशियो है वह 1:1 होता है तो वह होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर, ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 36, फॉर इंडोर लाइटिंग द रेंज ऑफ स्पेस हाइट इज, तो देखिए स्पेस हाइट रेशियो जो होता है इंडोर लाइटिंग में वह 1:2 होता है। क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर्स कैन बी कनेक्टेड अक्रॉस सिंगल फेज AC सप्लाई, तो देखिए DC सीरीज मोटर को हम इसी सिंगल फेज सप्लाई में भी कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें फील्ड और आर्मेचर दोनों का पोलरिटी एक साथ चेंज होगा, तो जो आउटपुट टॉर्क होगा वह हमारा यूनिडायरेक्शनल ही होगा, इसलिए हम इसे यूज़ कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, N इज़ यूज्ड इन डोमेस्टिक मिक्सचर्स, तो डोमेस्टिक जो मिक्सचर्स होते हैं या फिर जिसे हम ग्राइंडर्स भी बोल सकते हैं, ग्राइंडर्स मिक्सचर्स, इनमें जो मोटर यूज़ होता है वह यूनिवर्सल मोटर यूज़ होता है। द अर्बन सर्विस स्पीड टाइम कर्व हैज़ नो, देखिए ये आपको समझना होगा, इसी क्या है कि जो शहरी क्षेत्र में जो ट्रेन चलती हैं उनमें उनके बारे में कहा गया है। तो देखिए उनमें क्या होता है कि जब ट्रेन स्टार्ट होती है, सपोज हम एक कर्व बनाते हैं, ये हमारा टाइम हो गया और ये हमारा स्पीड हो गया, टाइम और वेलोसिटी। तो देखिए जो अर्बन में जो नॉर्मल जो ट्रेन्स होते हैं उनमें क्या होता है, अर्बन में नहीं जनरलाइज ट्रेन्स होते हैं, उनमें क्या होता है, एक जब ट्रेन शुरू होती है तो पहले एक्सेलरेशन होता है, स्पीड बढ़ता है, एक्सेलरेशन के कारण ये एक्सेलरेशन हुआ, उसके बाद क्या होता है कि एक कांस्टेंट करंट वह ड्रॉ करता है और एक कांस्टेंट स्पीड में वह फ्लो करता है, कांस्टेंट स्पीड में फ्लो करता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, पावर हटा देते हैं, इसके कारण क्या होता है, वह धीरे धीरे उसका स्पीड कम होता है और फिर लास्ट में हम क्या करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं और उसे ट्रेन को रोक देते हैं। तो यह जो फेज था सबसे पहला वाला, ये हमारा हो गया एक्सेलरेशन पीरियड। उसके बाद जो दूसरा जो था हमारा, जिसमें वह कांस्टेंट स्पीड में मूव करता है ट्रेन, इसे हम कहते हैं फ्री रनिंग पीरियड। उसके बाद जब हम सप्लाई ऑफ कर देते हैं और मोटर को उसका इनर्शिया के कारण मूव होने देते हैं, धीरे धीरे जब स्पीड कम होने लगता है, तो इसे हम कहते हैं कोस्टिंग पीरियड और लास्ट में ब्रेकिंग पीरियड। तो यह 4 टाइप का हम देखते हैं ऑपरेशन होता है किसी भी एक ट्रेन के साइकिल में। लेकिन जो शहरी क्षेत्र में ट्रेन चलते हैं उनमें क्या होता है कि 2 स्टॉपेज के बीच में डिस्टेंस कम होता है, इसके कारण ये जो फ्री रनिंग पीरियड है यह होता ही नहीं है। वहाँ पे ट्रेन को क्या किया जाता है, एक बार एक्सेलरेट किया जाता है फुल स्पीड तक, उसके बाद उसको सप्लाई से कट कर दिया जाता है, जिसके कारण कोस्टिंग होता है और फिर तुरंत अगला स्टॉपेज आ जाता है, इसलिए ब्रेकिंग हम अप्लाई करते हैं। तो इसमें जो टाइम स्पीड कर्व है, इसमें जो हमारा पार्ट नहीं होगा वह फ्री रनिंग पीरियड होगा, यह फ्री रनिंग पीरियड इसमें नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 40, डैश टाइप ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर ऑपरेट एट अ बेटर पावर फैक्टर एट फुल लोड, तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन। व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस DC वोल्टेज, तो देखिए चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर इज द सेम एंड द सेम करंट फ्लोज थ्रू ईच कैपेसिटर इन अ गिवन टाइम। देखिए चूंकि सारे जो कैपेसिटर्स हैं सीरीज़ में कनेक्टेड हैं, तो ऑब्वियसली उनमें जो करंट फ्लो करेगा वह सेम करंट फ्लो करेगा, और किसी गिवन टाइम में चूंकि करंट सेम है तो उनमें जो चार्ज स्टोर होगा वह भी सेम होगा, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 42,
4 types of power plant have been given, out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the odd one. तो हमें इसमें odd one फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे जो हमारे पास गिवन है 4 टाइप के पावर प्लांट्स, वे हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, सोलर पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए इसमें जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक, थर्मल और न्यूक्लियर है, ये सारे क्या है, बेस लोड प्लांट है, क्योंकि इनमें ज़्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, इसलिए इनको हम बेस लोड प्लांट कहते हैं। लेकिन जो सोलर पावर प्लांट है वह हमारा बेस लोड प्लांट नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 43, डैश लैम्प आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट्स स्टेडियम्स। तो जितने भी स्पोर्ट्स स्टेडियम होते हैं उनमें इनकैंडेसेंट लैम्प यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, if connected light load in a house is 300 watt and power sub circuit load is 600 watt, then what is the number of sub circuits required? तो देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारे पास एक लाइट और फैन के लिए एक सब सर्किट होगा और दूसरा पावर सब सर्किट होगा। तो जो लाइट और फैन सब सर्किट है उसमें बहुत सारा सर्किट होगा, आपका 800 वाट मैक्सिमम होना चाहिए या फिर 10 कनेक्शन पॉइंट। तो ये एक हमारा हो गया लाइट और फैन के लिए, और दूसरा जो होता है हमारे पास पावर के लिए, जिसमें मैक्सिमम जो लोड हो सकता है वह 300 वाट और 2 कनेक्शन मैक्सिमम। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास चूँकि लाइट लोड 3000 वाट है और पावर लोड हमारे पास 6000 वाट है, तो इन दोनों के लिए हम क्या करेंगे, लाइट के लिए एक सब सर्किट और पावर के लिए एक सब सर्किट अप्लाई करेंगे। तो हमारे पास टोटल सब सर्किट कितने हो जाएंगे, 2। क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अ न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो देखिए न्यूक्लियर पावर प्लांट में ग्राफाइट जो होता है वह एज ए मॉडरेटर यूज़ होता है, और एज ए मॉडरेटर हम बेरिलियम या फिर हेवी वाटर भी यूज़ करते हैं। इसके साथ आप और भी कुछ चीज़ें याद रखिए, जैसे कि कंट्रोल रॉड्स के रूप में हम बोरोन या फिर कैडमियम का यूज़ करते हैं, और एज ए रिफ्लेक्टर हम बेरिलियम का भी यूज़ कभी कभी करते हैं। ये सारे पॉइंट्स आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 46, इन अ सर्कुलर कंडक्टर कैरीज if a circular conductor carries a current of 1 ampere having radius r meter, then the magnetizing force at the center of the coil is given by, तो इसका सही आंसर हो जाएगा I/2r एम्पियर टर्न पर मीटर। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर्म फैक्टर इंटू पीक फैक्टर इक्वल्स टू, देखिए तो फॉर्म फैक्टर क्या होता है, फॉर्म फैक्टर होता है RMS वैल्यू बाई एवरेज वैल्यू मल्टीप्लाइड बाई, अगर हम पीक फैक्टर कर दें तो पीक फैक्टर होता है मैक्सिमम वैल्यू बाई RMS वैल्यू। तो देखिए RMS कट गए, हमारे पास क्या बचा, मैक्सिमम बाई एवरेज। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 48, डैश कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी हीटिंग। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा ईडी करंट हीटिंग। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए ईडी करंट जो हीट होता है I इज इक्वल्स टू, ये होता है WE, ये होता है K Bmax स्क्वायर F स्क्वायर T स्क्वायर, इसका प्रोपोर्शनल होता है। तो चूँकि ये फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर टाइम्स होता है जो हमारा हीट होता है, इसलिए इसमें हम क्या करते हैं, ईडी करंट हीटिंग में फ्रीक्वेंसी को हाई रखते हैं, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ईडी करंट हीटिंग। क्वेश्चन नंबर 45, 4 रिलेशंस आर गिवन बिलो, आइडेंटिफाई द करेक्ट रिलेशन रिगार्डिंग अ ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर में जो करंट का इक्वेशन होता है वह होता है IE, यानी कि एमीटर करंट इज इक्वल्स टू होता है IB प्लस IC, यानी कि एमीटर करंट इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट। जाहिर सी बात है कि IE जो होगा हमेशा वह इन दोनों से ज़्यादा होगा, तो IE सबसे ज़्यादा होगा, और देखिए IB बहुत ही कम होता है, इसलिए सबसे कम IB होगा और बीच में IC। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 50, द टाइप ऑफ इंसुलेटर यूज्ड ऑन लाइन्स अप टू 33 kV इज़। तो 33 kV में हम जनरली जो यूज़ करते हैं वह करते हैं स्ट्रेन टाइप इंसुलेटर या पिन टाइप इंसुलेटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2। तो फ्रेंड्स जो बाकी के क्वेश्चन है उससे हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। उसका अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।
थैंक यू।